हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 में अच्छे मार्क्स और टॉप रैंक के साथ आपके ड्रीम कॉलेज में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए आज हम बीवाइज ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं कृष्णा बैच, जिसको फॉलो करते हुए बच्चे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को टिप्स पे तैयार करते हैं और नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में इजीली 160 प्लस 170 प्लस इवन 180 तक स्कोर करके अच्छी रैंक लाते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते हैं। इस बार बारी आपकी है, आपको कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो करना है, टॉप में रैंक लाना है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। फॉलो कैसे करना है इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जामिनर एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और कैसे आपसे मिस्टेक करवा रहा है। इसके साथ साथ 8 से 10 क्वेश्चन या टॉपिक ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा जहां से आपको नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखना है और बताई गई बातों को फॉलो करना है ताकि आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे और आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और बीवाइज क्लासेस से 1 लाख रुपीस का कैश इनाम पाए। क्योंकि इस बार बीवाइज क्लासेस ने अनाउंस किया है जो स्टूडेंट इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा उसको 1 लाख रुपए का कैश इनाम मिलेगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस बैच में के बारे में आपको बता दूं भाई, ये एक ऐसा बैच है जो आपको बाकी किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक बैच है, ऐसा बैच किसी भी कोचिंग में नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि इस बैच में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री यानी क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी पूरी फिजिकल, पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी ऑर्गेनिक एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी का एक एक इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के डायग्राम, ग्राफ, टेबल सब कुछ एक ही टीचर के द्वारा करवाया जा रहा है। और वो टीचर कौन है आप सब अच्छे से जानते हैं, आपके सामने है, यानी सुनील जैन सर यानी मैं। तो मैं इसमें आपको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी टिप्स पे रेडी करवाता हूं और ना कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ाता हूं बल्कि ये भी बताता हूं कि एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चंस में मिस्टेक करवाता है, कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है और इसको फॉलो करते हुए तभी बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया है, हर साल अच्छा स्कोर करते हैं। ये लास्ट ईयर के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बीवाइज क्लासेस टॉप स्कोरर। तो इसमें देखो सबसे पहले है डॉक्टर चित्रांश, इन्होंने घर बैठ के सेल्फ स्टडी करते हुए प्रिपेयर किया है और टोटल स्कोर इनका आया है 701, जबकि इनका केमिस्ट्री का स्कोर है 171। डॉक्टर मोहक टोटल स्कोर है 695, केमिस्ट्री में इनका स्कोर है 180 आउट ऑफ 180। मोहक ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कैसे किया है इस पे ऑलरेडी एक इंटरव्यू इनका मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा इसके बाद वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट डॉक्टर गौ, इनका है 680, इनका भी इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था। डॉक्टर साहिन, इन्होंने ड्रॉप में 680 स्कोर किया है। डॉक्टर खुशी, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 675 स्कोर रहा है और इनका भी इंटरव्यू का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये भी कृष्णा बैच को फॉलो करके गए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर कुणाल 672, डॉक्टर अनुष्का इनका है 672, ये भी कृष्णा बैच की स्टूडेंट है, इनका भी इंटरव्यू जल्दी आ जाएगा। डॉक्टर कृतिका 669, डॉक्टर अनमोल फर्स्ट अटेम्प्ट में 661, कृष्णा बैच के स्टूडेंट है, ऑनलाइन घर पे प्रिपेयर किया था। और डॉक्टर स्मार्ट 661। इसके अलावा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कृष्णा बैच को फॉलो किया और केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर किया और ना कि ओनली केमिस्ट्री में बल्कि वो इस बार अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। यानी कृष्णा बैच को जिसने पूरा अच्छे से फॉलो किया ना उनका रिजल्ट हमारे पास आया। मोस्टली स्टूडेंट्स 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं और अगर इसमें हम लो स्कोरिंग स्टेट को और काउंट कर लें या इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट काउंट कर लिए जाए तो कृष्णा बैच के 50% से ज्यादा सिलेक्शन रेशो इस बार रहा है। और उम्मीद है इस बार आप और ज्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा और आपका स्कोर नेक्स्ट ईयर आपका जो रिजल्ट का रेशो है वो हमारा 50 की बजाय 70% से ज्यादा होने वाला है। तो कौन कौन कृष्णा बैच को फॉलो करते हुए इस बार नीट में अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन लेने जा रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कृष्णा बैच की डिटेल से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है और साथ में ये भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, और यहां पे ये आपके सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी की पीडीएफ है। ये कृष्णा बैच की पीडीएफ आपके सामने आपको नजर आ रही है, जो कृष्णा बैच में आपको साथ में मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया है एज इट इज। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1.15 सॉलिड स्टेट का पढ़ेंगे तो इसमें जहां पे इसने m एंड n लिखा है, तो m की जगह नीट में क्या किया गया, a लिख दिया, और n की जगह b लिख दिया। बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप कृष्णा बैच में भी देखेंगे, वहां पे हमने वीडियो अपलोड किया था, इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, हे एग्जामिनर इस बार बच्चों से 1.15 एग्जाम्पल एज इट इज पूछ ले, और वही एग्जामिनर ने पूछ लिया। लेकिन ये तो नीट 2023 में आ चुका है। सर 2024 में क्या आएगा? तो आप है ना दो टॉपिक लिखेंगे सॉलिड स्टेट के। पहला टॉपिक आप यहां पे लिखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में शुरू में एक टेबल दी गई है, जिसमें आपके वो 7 टाइप के सिस्टम दिए गए हैं, क्यूबिक सिस्टम, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, वो 7 दे रखे हैं, साथ में उनकी एज लेंथ का रिलेशन दे रखा है और उनके एंगल का रिलेशन दे रखा है। तो इस बार यहां से मैच द कॉलम या डायरेक्ट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो ये टेबल आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। दूसरा, सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में आपके वो टॉपिक है ना टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें आपके फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस गिवन है, तो वहां से भी आपके एग्जाम में मैच द कॉलम या डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। तो ये दो टॉपिक ऐसे जहां से एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आप कहेंगे सर ये जो टेबल है ये हमें क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, हमें बहुत टफ लगती है, हमें याद नहीं होती। इसको बिल्कुल इजी वे में मैंने कृष्णा बैच में याद करा रखा है। जब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे इससे आसान तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। एक बार आप कृष्णा बैच से इस टेबल को जरूर याद करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट यहां पे ये है आपका बायोमोलिकुल का क्वेश्चन। अब देखो आजकल एग्जामिनर है ना बच्चों के साथ चीटिंग भी कर रहा है। चीटिंग क्या की है, इसमें जो पहली स्टेटमेंट इसने दिखी है ये तो एज इट इज यहां से उठा के लिख दी। देखो ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो एज इट इज है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। तो अब इसमें इसने क्या किया, जहां पे फॉस्फोरिक एसिड है ना उसकी जगह फॉस्फोरस कर दिया, यानी आईसी हटा के इक हटा के अस लगा दिया OUS। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। तो ऐसे एग्जामिनर आजकल बच्चों के साथ चीटिंग भी करता है, एग्जामिनर शरारतें भी करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर शरारत कर सकता है लेकिन अपने से बड़ा शरारती नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये शरारतें एग्जामिनर कर रहा है ना ये सारी आपको कृष्णा बैच में मिल जाएंगी, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, और जो टेस्ट में आपके कराऊंगा केयर टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ कुछ चेंजेस करके मैं आपसे पूछता रहता हूं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ये बायोमोलिक्यूल से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो आज तक भाई आपके बायोमोलिक्यूल में एक लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स, उससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक तो आप ये नोट करो कि हार्मोन्स है, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल एनसीईआरटी में, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आपका जो स्टार्टिंग में ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर वगैरह गिवन है, वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दो टॉपिक आप इसमें नोट कर दें, फिर देखना यहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आ गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये ऐसी जगह से एग्जामिनर ने फ्रेम किया है, ना तो बच्चों ने सोचा था और ना ही टीचर ने सोचा था। देखो ये यहां से इस पैसेज से लिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट पैसेज है एस ब्लॉक का, और इससे ऑलरेडी एग्जामिनर पहले 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बच्चे और टीचर यही सोचते हैं कि दोबारा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा, लेकिन लो नीट 2023 में फिर फ्रेम कर दिया, और क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है मोस्टली बच्चे इसको मिस्टेक करके आए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें देखो द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, जबकि एनसीईआरटी में यहां पढ़ो डू यू नो दैट बोन इज नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। तो इसने नोट हटा दिया, यहां पे नोट लिखा हुआ था इज नॉट एन इनर्ट सब्सटेंस, नोट हटा दिया, ये चीटिंग कर गया बच्चों के साथ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। लेकिन इसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड न्यूरोनल ट्रांसमिशन। तो यहां पे मैग्नीशियम है, अब इसमें पढ़ो, देखो about 99% of body calcium is present in bones and teeth. It also plays important roles in neuromuscular function, interneuronal transmission, cell membrane integrity and blood coagulation. तो यहाँ पे इट क्या है, ये कैल्शियम की बात हो रही है, लेकिन कैल्शियम की जगह उसने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, ये रॉन्ग हो गया। फिर इसके अलावा
नेक्स्ट, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 to 0.3 ग्राम। तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का यूज दिया गया है। इसमें आप लास्ट लाइन पढ़े, द डेली रिक्वायरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200 से 300 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.2 से 0.3 आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट उसने पूछा था। एक और देखो, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज द कोफैक्टर। तो यहां पे इसने कैल्शियम लिखा है, लेकिन कैल्शियम नहीं आएगा, मैग्नीशियम आएगा, बिकॉज पहले भी 2 बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कहां से आया है, ये लाइन पढ़ो, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। तो मैग्नीशियम की जगह उसने क्या लिख दिया, कैल्शियम। तो ये भी चीटिंग बच्चों के साथ उसने करी है। तो ऐसे ऐसे चीटिंग एग्जामिनर कर रहा है। तो ये देखो, एस ब्लॉक का ये अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इसका थर्ड आएगा। अब इस बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो एस ब्लॉक में एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, एक तो सल्फेट्स की सोल्यूबिलिटी और एक हैलाइड्स की सोल्यूबिलिटी, उसके कुछ स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो वहां से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके बन सकता है। किसका, एक तो हैलाइड्स का, दूसरा सल्फेट्स का। और इसके अलावा एक हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स के बारे में भी वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां से इस बार एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट वाला असर्शन रीजन या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सोल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। आपको पता है भाई, कॉपर +2 पे चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसका हाइड्रेशन होगा, तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, तो कॉपर +2 क्या है, कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ रादर देन कॉपर प्लस इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन। यानी ज्यादा, ये क्या है, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है इसके कारण। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो एक तो ये आया डी एंड एफ ब्लॉक का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखो आगे, ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज आया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसमें ये 5 स्टेटमेंट देखिए, और पांचों स्टेटमेंट है ना, ये यहां से इस पैसेज से ली गई है, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। जैसे पहली स्टेटमेंट में उसने जो लिख रखा है, ऑल द ट्रांसन मेटल्स एक्सेप्ट सेकेंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयोनिक। तो पहली स्टेटमेंट देखो यहां रही, ये रही, ऑल द मेटल एक्सेप्ट सेकेंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयोनिक। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक, फिर इसके बाद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर corresponding to the group number in transition metal oxide is attained in scandium oxide to manganese oxide। तो ये देखो, the highest oxidation number in oxides coincide with the group number and is attained in scandium oxide to magnesium oxide। तो ये पहली स्टेटमेंट थी, ये दूसरी हो गई, तो दोनों सही है। तीसरी पढ़ो, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 to V2O4 to V2O5। तो ये बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे वेनेडियम +3 में है, ये +4 में, ये +5 में। जैसे आपके ऑक्साइड के में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक कैरेक्टर तो घटेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। एनसीईआरटी में कहां लिखा है, ये लिख रखा देखो, इन वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक टू V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5। यानी बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। V2O4 dissolves in acids to give VO4 3- anion। तो अब इसमें अगर आप देखें, V2O4 dissolves in acid to give VO2+ anion। तो यहां पे इसने क्या लिख रहा है, VO4 3- anion। क्या आएगा, VO2+। लेकिन सर इसने आगे भी तो लिख रखा है, V2O5 रिएक्ट करेगा एल्कली के साथ और एसिड के साथ, क्या देगा, VO4 3- anion और VO4+ आयन रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमें कैसे याद रहेगा सर कि यही देगा। तो देखो, V2O4 में वेनेडियम किस में है, +4 में, और VO+2 में भी किस में रहेगा, +4 में। तो वेनेडियम दोनों में +4 में रहेगा, चाहे एसिड के साथ रिएक्शन करे चाहे बेस के साथ। ऐसे ही V2O5 एल्कली के साथ रिएक्शन करके जा रहा है VO4 3- में, ये यहाँ पे +5 में रहेगा, यहाँ पे भी +5 में था। एसिड के साथ रिएक्शन करके जा रहा है किसमें, VO4+ में, तो यहाँ पे भी किस में है, +5। यहाँ पे VO+4 नहीं, ये VO4+ नहीं, VO2 आएगा, VO2+। ठीक, तो यहाँ पे भी वेनेडियम +5 में रहेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो ऐसे ये ट्रिक्स भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे याद रखना है, कौन सा रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट, CRO इज बेसिक बट CR2O3 इज एम्फोटेरिक। ये स्टेटमेंट सही है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, द वेल कैरेक्टराइज्ड CRO इज बेसिक बट CR2O3 इज एम्फोटेरिक। तो ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसने पूछा इनकरेक्ट, और नीचे लिख रखा देखो, चूज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं और ये देखते हैं करेक्ट कौन सा है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अरे पूछा करेक्ट आंसर कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, स्टेटमेंट तो आपको इनकरेक्ट होता नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर कौन सा आ जाएगा,
फर्स्ट आ जाएगा सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक, अब सॉलिड डी एंड एफ ब्लॉक से क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो डी एंड एफ ब्लॉक में है ना आपके लास्ट में यूजेज दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखा है, वहां से आ सकता है। दूसरा एफ ब्लॉक में से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एफ ब्लॉक तो सारा 2-3 पेज का है, वो पूरा ही आपको पढ़ना है, पूरा ही वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके कृष्णा बैच में कवर हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला अब 99 ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी थी। अब देखो आपका रेडॉक्स रिएक्शन का प्रॉब्लम 8.8 यही दे रखा कि दे रखा, ये इसका सॉल्यूशन देख लो, और ये इसकी बैलेंसिंग दे रखी है। ठीक, बस यहाँ पे ये देखो आपको ए बी सी बताना है। Cr27 के आगे ए लिख रखा है, स्टोइकोमेट्री 1 है, बी की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जिसने क्वेश्चन एक बार सोल्व कर रखा हुआ उसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इनके है ना सॉल्यूशन रट के जाओ, इनके आंसर रट के जाओ इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन के। हाँ 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हर बार आते हैं डायरेक्ट इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, उनको रटना नहीं है। एक बार अगर आप सोल्व करके जाएंगे ना एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन कोचिंग वाले टीचर तो मना करते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ना, फिजिकल की एनसीईआरटी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एग्जामिनर स्ट्रक्चर चेंज कर दे, लेकिन पिछले 3-4 साल से चाहे आपके फिजिकल में 15 क्वेश्चन आए, 16 आए, 17 आए या 18 आए, सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से पूछे गए, चाहे इन टेक्स्ट एग्जांपल हो या इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो या डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन हो या डायरेक्ट आपका ग्राफ टेबल जो भी है, तो डायरेक्ट एज इट इज आते हैं और मैं सारे के सारे आपको दिखा सकता हूं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये अल्कोहल फिनोल ईथर से, इसमें ना आपको इस कंपाउंड की रिएक्शन HI के साथ करानी, ए और बी बनेगा, बताना क्या होगा। अब इसमें देखो, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। तो ये देखो थर्ड एग्जांपल देखो, ईथर को HI के साथ हीट करो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे H यहाँ पे I, तो ये आ गया थर्ड आंसर। ठीक, बेंजाइल आयोडाइड और फिनोल बन जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आया है। इस बार क्या आ सकता है भाई, काफी टाइम से विलियमसन ईथर सिंथेसिस से क्वेश्चन नहीं आया है, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। या जो आपके एक हम पढ़ते हैं ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 लुकास रीजेंट, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइमल टाइमन रिएक्शन से काफी टाइम से क्वेश्चन यहाँ वहां से आ सकता है। और वैसे तो अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, पूरा अच्छे से करके जाओ, मैं कहूंगा छोड़ो ही मत। एक ये और कर लेना, देखो मुझे लगता है यहां से भी आ सकता है, ये ईथर वाले पार्ट में आपके हेलोजिनेशन, तो इनके हेलोजिनेशन कर रखा है ईथर्स का, ये आपके एरोमेटिक ईथर दे रखे हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आया, यहां से आना चाहिए इस बार। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब ये आपका है किसका, ये आ गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिट्रेट्स। तो इसमें पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्रेटिक एसिड विच veronal, amital, nambutal, luminal and seconal constitute an important class of tranquilizers. These derivative are called barbiturate. तो बार्बिटरेट एसिड के डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, बार्बिटरेट। तो इसमें एक ही ऑप्शन है देखो, वेरोनल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आपके एग्जाम में आ रही है। तो इस बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से? आई थिंक जो आपका लास्ट वाला पार्ट है डिटर्जेंट्स वाला, कैटाइनिक, एनाइनिक, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, वो एक बार जरूर पढ़ लेना, और वहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैसे इजीली उनको याद करना, ये भी मैंने आपको कृष्णा बैच में सिखा रखा है। फिर इसके अलावा ये वाला पार्ट देख लो, हाँ एक यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये देखो ये ऑलरेडी आपके ना जेईई मेंस में तो आ चुका है। मॉर्फिन, हीरोइन और कोडेन का स्ट्रक्चर पूछा गया था। अब इन स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें ना, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एज इट इज है। अब डिफरेंस क्या है, देखो मॉर्फिन में यहाँ पे दोनों क्या है, हाइड्रोजन, ठीक, और इससे हीरोइन बनाएगी कैसे, दोनों हाइड्रोजन हटा करके क्या लगाए गए, एसिटाइल ग्रुप लगा दिए, तो मॉर्फिन से क्या बन गया, हीरोइन। और अगर आप मॉर्फिन से एक ही हाइड्रोजन हटा के सिर्फ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे और दूसरे हाइड्रोजन को एज इट इज रखेंगे, ये बन जाएगा कोडेन। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर कई बार पूछ ली जाते हैं, तो ऐसे याद करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक, एग्जामिनर ये भी कर सकता है, 3 स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ देगा रिस्पेक्टिवली क्या है, मॉर्फिन हेरोइन कोडेन या कोडेन हेरोइन मॉर्फिन, हीरोइन मॉर्फिन कोडेन, ऐसे ऑप्शन बना देगा। ये एक काम कर सकता है, मैच द कॉलम बना देगा, यहाँ पे पहले में आपके है ना यहाँ पे नेम दे दिए और दूसरे कॉलम में आपके स्ट्रक्चर्स दे दिए 3, तो मैच द कॉलम करा लेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। तो ये सब चीजें मैं आपको है ना
आपके कृष्णा बैच में अच्छे से बताता हूं, एक एक चीज अच्छे से रिवाइज कराता हूं, कहां मिस्टेक कर सकते हैं ये भी बताता हूं, साथ में भाई एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कैसे आपसे मिस्टेक करा रहा है, पहले कैसे फ्रेम किए गए, वो सारी बातें बताता हूं, पूरा अच्छे से रिवीजन भी आपका कराता हूं एनसीईआरटी का। तो अगर आप कृष्णा बैच से ये सारी चीजें करेंगे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई कृष्णा बैच की डिटेल्स वैसे सब बच्चे अच्छे जानते हैं, मेरा मेन मकसद ये रहता है अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊं तो उसमें कुछ ऐसा बच्चों को मिल जाए जिसमें से 8, 10, 15, 20 नंबर का एज इट इज पेपर में आ जाए। और आई थिंक इससे आपको हिंट मिल गया होगा, पेपर में 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको पक्का यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात मेरी रिकॉर्ड करके रख लो और लास्ट ईयर का भी कंपेयर करके देख लेना। अब आ जाते हैं डिटेल पे। देखो भाई डिटेल वैसे आप जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूं कृष्णा बैच की डिटेल क्या है। सबसे पहली बात भाई इसमें है ना क्लास 11 और 12 की कंप्लीट एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से करवाई और मैंने करवाया है। कहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ये सारी बातें डिटेल में बताई गई है। आपके एनसीईआरटी का एक एक इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कराया गया है। इवन एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, वो भी इसमें अच्छे से कवर्ड है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी। जैसे ये पीडीएफ अभी आप देख रहे थे ना, मैंने पेज लगा रखे थे क्वेश्चन के साइड में, ये आपके कृष्णा बैच की हाईलाइटेड पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिलती है, इससे ये बेनिफिट मिलता है जैसे आपने लेक्चर देख लिया कृष्णा बैच का, फिर उसके बाद रिवीजन आपको करना होता है, तो सीधा आप क्या करोगे, इस पीडीएफ को देख के अगर पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। या इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपनी एनसीईआरटी में खुद उनको हाईलाइट कर लेते हो और वहां से आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है। इसके बाद साथ कृष्णा बैच के लेक्चर जब आप देखेंगे वहां मैं आपको ना लेक्चर्स में साथ में ये भी बताता हूं, देखो यहां से ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है या ये मिस्टेक आपसे हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो। और इवन जो क्लासरूम में, कोटा क्लासरूम में जो मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों को, जो रैंकर बैच के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा है जो एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है या आगे भी आ सकता है और एनसीईआरटी में इतना डिटेल में एक्सप्लेन्ड नहीं है, वो भी कृष्णा बैच में मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा नहीं कि कृष्णा बैच में आया और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी और चला गया, नहीं नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, यानी एक टाइप से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जांपल सब हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको ना एक क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है जिसमें 2500 प्लस प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिए गए हैं, साथ में एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन बना के दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो आपके जैसे डायग्राम है, ग्राफ है, टेबल है, एनसीईआरटी उनसे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं हर चैप्टर के साथ। लगभग 80, 90, 100, 110, 120 क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ चैप्टर। तो वहां पे आपके 2500 क्वेश्चन ऐसे क्लासिकल क्वेश्चन है, अच्छे से अगर आप कर जाएंगे एनसीईआरटी आपका पूरा हो जाएगा। फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, हम रैंकर बैच भी लॉन्च करते हैं जो 16,000 रुपए का बेंच है। ठीक, उसमें पूरी केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी भी कराता हूं, पूरा उसमें अलग से पूरा डिटेल क्वेश्चन बैंक दिया जाता है जिसमें 9,000 क्वेश्चन है। फिर भी यहां पे मैं एक बात बोल रहा हूं, बिल्कुल प्योर हार्ट से बात बोल रहा हूं। देखो अगर आप ईमानदारी से कृष्णा बैच के लेक्चर्स, कृष्णा बैच की एनसीईआरटी की पीडीएफ और जो कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक है, ये अगर आप ईमानदारी से कर जाओ और इसमें जो भी मिस्टेक है उनका एनालिसिस कर जाओ, एक बीवाइज क्लासेस की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आ जाती है केयर 24 जो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं, इसके बारे में आप जानते हो। ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से करके जाते हो ना, मैं 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी लेता हूं, 180 आउट ऑफ 180 की। बस आपको अच्छे से करके जाना है। बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है, देखो ये तो 73 आवर्स का ही कोर्स है। ठीक, इसमें टोटल 2500 क्वेश्चंस है, इसमें आपके 45 टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है करने के लिए। ये अगर अच्छे से कर जाओ, ये आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, कहीं स्कूलिंग आप कर रहे हैं, आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, केमिस्ट्री में इतना काम करना तो बहुत आसान होता है। इतना कर दो आराम से 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसमें और क्या बेनिफिट और क्या है। एनसीईआरटी की टेबल, डायग्राम, ग्राफ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रखा, साथ में ये बता रखा है कि कैसे डायग्राम, ग्राफ, टेबल से क्वेश्चन बनते हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो आती है इसकी, वो ये है कि इतना डिटेल में पढ़ा रखा है, इतना सब कुछ कवर करा रखा है सिर्फ और सिर्फ 73 आवर्स में। सर 73 आवर्स में कोई इंसान इतना कैसे पढ़ा सकता है? क्योंकि भाई मैं 73 आवर्स में आपको सिर्फ पढ़ाता हूं, सिर्फ एकेडमिक्स की बातें करता हूं, वहां पे मैं शायरी नहीं करता हूं।
मैं आपके कृष्णा बैच में कोई शायरी नहीं है, कोई जोक नहीं है, कोई टाइम पास चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, आप है और एनसीईआरटी है, या एग्जामिनर की क्या सोच है वो है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए इतना कॉम्पैक्ट कोर्स है, 73 आवर्स में पूरा कोर्स करवा रखा है। तो अभी आप साथ की साथ कर सकते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है रिवीजन करना टेस्ट से पहले। मैं कहता हूं टेस्ट से पहले रिवाइज मत करो, फिर बच्चे बोलते हैं सर हमसे रहा नहीं जाता। तो आप एक काम कर लिया करो, खुद जब आप रिवाइज करते हो ना उससे नुकसान होता है, क्योंकि जल्दबाजी में आधी चीजें आप पढ़ते हो, आधी चीजें छोड़ते हो। तो अगर आपको कोई टेस्ट का रिवीजन करना है, मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके टेस्ट में, तो मोल कॉन्सेप्ट आपके कृष्णा बैच में 2 घंटे में है। 2 घंटे में आप एक काम करो, कृष्णा बैच की वीडियो उठाओ, सिर्फ वीडियो देख लो, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूं उसको रफ कॉपी पे लिख के देख लो। बस 2 से 2.5 घंटे में आप पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। पूरा डिटेल में करा रखा है, हर एक चीज बता रखी है जो मैं आपको रैंकर बैच में करवाता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो जाता है, सब कुछ अच्छे से कवर हो जाता है। पीरियोडिक टेबल आपका 2 घंटे का है। तो ये देखो 3 चैप्टर भी अगर आपको रिवाइज करने हैं 7 से 8 घंटे में आपके हो जाएंगे, और आप खुद करने बैठेंगे ना 4 दिन में भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे कर लिया करो भाई अगर आपको रिवीजन करना है। समझ आई बात? दूसरा, अब चैप्टर के साथ साथ करते चलोगे। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपको रिवीजन करना होता है। तो जब आप रिवीजन करते हो ना, आप लोग क्या करते हो, रिवीजन करते टाइम पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ने लग जाते हो, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है ना, एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर पाते हो, और एक चैप्टर में आप 4-4 दिन लगाते हो। ये देख, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, विद एनसीईआरटी, विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विद मिस्टेक, सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये रिवीजन में भी हेल्प करता है। तो अभी करो, साथ की साथ करो। दूसरी बात, अभी साथ की साथ कर लोगे, फिर बाद में दोबारा जब आप करोगे तो इसमें 73 आवर्स से भी कम टाइम आपको लगेगा। फिर आप इसको 1.5 की स्पीड में देखोगे, फिर आप इसी को 50 घंटे में कर पाएंगे। फिर एग्जाम से पहले इसको देखते ही आप समझ जाओगे सर ने क्या समझा रखा है। फिर आप इसको पूरे कोर्स को 30 घंटे में भी कर लोगे, यानी एग्जाम से पहले भी 2-3 बार इसको कर लोगे आप। समझे कि नहीं समझे? ये बेनिफिट है। फिर इसके बाद भाई आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स, अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इसके अलावा मेरे पास बेनिफिट में कुछ नहीं है। बेनिफिट में सिर्फ इतना सा है, अगर आप कृष्णा बैच को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में मिनिमम 170 प्लस आएंगे। कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक और केयर टेस्ट सीरीज, ये बेनिफिट है। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी सब बेनिफिट इसके आगे फीके हैं। पूरी एनसीईआरटी कवर है, सब कुछ करवा रखा है यार इसमें। और अगर आप कृष्णा बैच नहीं करके जाते हैं, या यूं कहें आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर मेरी इसी बैच की वीडियो को लॉन्च करते हुए आपको सुनना पड़ेगा। अब आपको बुरा लगे, 100 बार लगे, लेकिन मैं आपके टाइम बचाने के लिए आपको कुछ भी कहूंगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इसका 8000 है, लेकिन हर बार जब बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में अर्ली ज्वाइन जो करते हैं, उसके लिए हम डिस्काउंट रखते हैं, और इस बार डिस्काउंट 50% रखा गया है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, जिसमें आपको ये कृष्णा बैच कंप्लीट आपको ओनली एंड ओनली 4000 में मिल रहा है। 73 आवर्स का कोर्स, साथ में 2500 क्लासिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक, सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। और एक और बता दूं, सबका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद प्रोमो कोड क्या है, कृष्णा 24 आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आप बीवाइज ऐप डाउनलोड कर लें, या bewiseclasses.com विजिट करके साइन अप करेंगे, या लॉगिन करने के बाद स्टोर में जाएंगे, वहां पे कृष्णा बैच 2024 पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर दो, चेकआउट कर दो, फिर वहां पे प्रोमो कोड अप्लाई कर देना कृष्णा 24। पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, यूपीआई, यानी ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा तो आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस है। और वहां पे अगर आपको इस कोर्स से लेके कोई डाउट है तो वहां पे आप पर्सनली मेरे से चैट भी कर सकते हैं। ऐप में ही, कोर्स में ही चैट हो जाती है। ठीक, और उसमें चैटिंग कैसे करते हैं या डिस्कशन कैसे होता है, तो आप एक बार है ना, एक बीवाइज ऐप को कैसे यूज करना है उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार आप देख लेना। या कोई डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इवन मेरे से भी बात करनी, मैम को बोलूं सर से मेरे को बात करना है, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे बात कर दूंगा। ठीक, तो देखो भाई पूरी डिटेल मैंने बताई है। मैंने आपको कृष्णा बैच के बारे में कम क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं या कौन से कैसे एग्जामिनर पूछे हैं, क्या मिस्टेक करवाई है, वो ज्यादा बताया है। और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कृष्णा बैच के बारे में तो ऑलरेडी सारे अच्छे से जानते हैं। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है इतना लंबा वीडियो देखने के बाद आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको पता है बीवाइज क्लासेस ही ऐसा YouTube चैनल है जो टू द पॉइंट बातें करता है, बच्चों को अच्छे से गाइड करता है, मोटिवेट करता है, स्ट्रेटजी बताता है, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, और आपके लिए भी करेंगे।
इतना ही नहीं, आज नहीं आपकी हेल्प कर रहे बल्कि आपके कॉलेज जाने तक आपका साथ देंगे। एडमिशन आपका कैसे होगा, काउंसलिंग आपको कैसे करानी है, उसके लिए भी गाइड किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद कोटा में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर उन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने का पता लग जाएगा तो शायद उनके मम्मी पापा के जो 4-5 लाख रुपए कोटा में वेस्ट होते हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि कोटा में एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ाई जा रही। कोटा छोड़ो, पूरे देश में कहीं कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा। बायो के पढ़ा रहे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री की जहां तक मेरी नॉलेज, जहां तक मैं बच्चों से बात करता हूं, जैसे हमने कृष्णा बैच में पढ़ा रखी, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाता। तो दूसरों की भी हेल्प करें, बिकॉज कर भला हो भला। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, और वैसे भी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आज से ही आदत बना लो, दूसरों की हेल्प करनी है बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। ठीक, तो ये है भाई आपका। तो लास्ट में आपको मैं थैंक्स बोलूंगा। थैंक्स इसलिए क्योंकि आप हमेशा सपोर्टिव रहे हो, आपने हमेशा साथ दिया है, आपने हमेशा डिवाइस क्लासेस के साथ खड़े रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।